नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट से होटल तक हुआ भव्य स्वागत। कट्टरपंथ और आतंकवाद को भारत के लिए बताई चुनौती। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां पूरी। 8, 9 और 10 सितंबर तक के लिए कंट्रोल जोन में तब्दील हुई दिल्ली। कल बाइडेन के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। सनातन धर्म पर नहीं थम रहा संग्राम। उदयनिधि के बाद डीएमके नेता ए राजा ने की एचआईवी से तुलना। बेटे के बयान पर एमके स्टालिन ने दी सफाई। उदयनिधि के बाद नॉर्थ की सनातन विरोधी पार्टी बनी राजद। बिहार में जगदानंद सिंह ने उगला हिंदुओं के खिलाफ जहर। कहा, तिलक लगाकर घूमने वालों ने देश को बनाया गुलाम। G20 से पहले 7 दिवसीय यूरोप टूर पर निकले राहुल गांधी। 9 महीने में तीसरा दौरा। वकीलों, छात्रों और प्रवासियों संग करेंगे मीटिंग। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज सुबह इंडोनेशिया पहुंचे। इस दौरान जकार्ता एयरपोर्ट से लेकर होटल पहुंचने तक पीएम का भव्य स्वागत हुआ। आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने कट्टरपंथ, आतंकवाद और भू राजनीतिक संघर्ष को भारत के लिए बड़ी चुनौती बताया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी को लेकर भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा की गई। डॉक्टर साहब, कैसा रहा पीएम मोदी का इंडोनेशिया दौरा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा प्रधानमंत्री मोदी ये एनर्जी की क्या है, पावर हाउस है कि क्या है? इतनी बड़ी तैयारी चल रही है। G20 के लिए दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। मैं बस देख रहा था कि अगले 3 दिन तक वो क्या करेंगे। ये तो इनके नसीब में आराम ही नहीं है। दूसरे कोई प्रधानमंत्री होते आसियान नहीं गए होते, गए होते तो फिर भी वो आराम किए होते। रात भर ट्रेवल करते हैं, 7 बजे पहुंचते हैं, 8 बजे से कार्यक्रम शुरू, दिन भर कार्यक्रम करके फिर वो वापस लौटेंगे। और कल जो बाइडेन साहब आ रहे हैं, सारी तैयारी, उसका रूपरेखा और जाने से पहले तमाम मंत्रियों से मिलकर कि किसको क्या काम करना है, सबको गजब मेहनत करते हैं प्रधानमंत्री अपने। लेकिन सवाल यह है कि जब इतना बड़ा काम दिल्ली में ऑलरेडी था तो विदेश मंत्री को भी भेज सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी अगर इतना ज़्यादा कष्ट उठा करके ये सारे काम कर रहे हैं तो उसका मतलब है मामला कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आसियान के साथ साथ ईस्ट एशियन ग्रुप के साथ भी इनकी बैठक, और चीन हर जगह लड़खड़ाता और भटकता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को ग्लोबल फोरम्स में आइसोलेट किया, चीन पूरी तरीके से आइसोलेट होता चला जा रहा है। और ये कारण है कि शी जिनपिंग हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पीएम मोदी का ये दौरा रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। अगली खबर में बात करेंगे G20 समिट की। दिल्ली में G20 समिट में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए खास तैयारियां की गई हैं। 8, 9 और 10 सितंबर को सिर्फ नई दिल्ली एरिया कंट्रोल जोन बनाया गया है। G20 सम्मेलन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर मेहमानों के होटलों तक विशेष तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट के बाहर विशेष तौर पर साज सज्जा के साथ ही बेहतर लाइटिंग और साइनेज लगाए गए हैं और दिल्ली की काया पूरी तरह पलट दी गई। कल से विदेशी लीडर्स के भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल दिल्ली पहुंचेंगे और पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से पूरी दिल्ली को सजाया गया, कैसे अब लीडर्स के आने का सिलसिला शुरू? दिल्ली तो तैयार है, लेकिन आप ये समझिए दिल्ली वालों को बहुत सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, 3 दिन के लिए दिल्ली की जनता जो है वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है। क्या पूरा का पूरा जो नई दिल्ली का जो इलाका है, लगातार पिछले 3 दिनों से अखबारों में यहाँ दी जा रही हैं खबरें कि किस तरीके से कई सारे इलाके में कोई एंट्री ही नहीं है। दिल्ली में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। लेकिन हम लोग आप तक
रोज जो है वीडियो पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस G20 की मीटिंग को, कोई दूसरी सरकार होती तो एक ब्यूरोक्रेटिक इवेंट बन के रह गया होता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस G20 के जरिए न सिर्फ हिंदुस्तान की जनता में हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान की जो धाक बढ़ रही है उसको न सिर्फ एहसास करवाया है, बाहर के जो डेलीगेट्स आ रहे हैं दुनिया भर को ये भी बताने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है। और इसलिए जो तैयारी है और जिस तरीके से हिंदुस्तान की इस दिल्ली की इस तैयारी में हिंदुस्तान के कल्चर, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की परंपरा उसको डाला गया है, कैसा लग रहा है कि दुनिया को बहुत कुछ ऑफर करने को हम तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात वसुधैव कुटुंबकम, ये कि एक दुनिया और एक परिवार, इस तरह का नारा प्रधानमंत्री ने बहुत सारे तीर जो है एक ही बार में चला दिए हैं। हिंदुस्तान को इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, G20 की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसके लिए जमकर तैयारियां की गई हैं। आगे बात करेंगे सनातन पर छिड़े संग्राम की। सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान से शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। स्टालिन के बाद अब डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV से कर दी है। मामले में उदयनिधि समेत ए राजा पर भी अब दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। ऐसे में सनातन पर छिड़े संग्राम को बढ़ता देख उदयनिधि के पिता MK स्टालिन सफाई देते दिखाई दिए। उन्होंने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि सनातन सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए जो अनुसूचित जाति, जनजातियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं, उनका किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। डॉक्टर साहब, क्यों इनके सुर बदलते जा रहे लगातार? देखिए, अब ये डर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया कि ये इट कैन नॉट बी टेकन लाइंग डाउन, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, जवाब देना जरूरी है। अब जब सीधे सीधे टक्कर हो गया, देखिए कि जो रीजनल पार्टीज होती है मोस्टली दे आर ब्लैकमेलर्स। अभी आज ये यूपीए में है, कल ये एनडीए में हो जाएंगे। भाई थे नहीं ये लोग, ये डीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में नहीं थी क्या अटल बिहारी वाजपेयी के समय? कहने का मतलब ये है कि ये आया राम गया राम। और जब प्रधानमंत्री के स्तर पे इस तरह का बयान आ गया कि भाई इसको छोड़ना नहीं है, ये गलत बातें की जा रही है, डीएमके को समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ हो गया। तो बेटे को भी बचाना है। बेटा पहले यूटर्न लेता है, उसके बाद पिता उसके समर्थन में आते कि नहीं, आप वो किसी की भावना को आहत नहीं कर रहे थे। 2 दिन पहले तक तो बहुत ही उसको हेकड़ी दिखाते हुए वो कह रहे थे कि मैंने जो कह दिया, मैं वापस नहीं आने वाला। और रही बात ये जो दलील का जो खेल है, उसकी वजह से वो जो प्रताड़ित होते हैं उसके लिए बोल रहे हैं, तो भाई इस्लाम में भी वहाँ पे दूर कहाँ जाना है। तमिलनाडु के अंदर ही मुसलमानों में कास्टिज्म नहीं है, बोलने की हिम्मत है नहीं, हिम्मत है। तो एक तो वो हुआ, लेकिन हर पार्टी में कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मामला खराब कर देते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी में है दिग्विजय सिंह, तो ये ए राजा, ये ऐसा मंत्री जो यूपीए की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था और सीधे कैबिनेट मिनिस्ट्री से वो सीधे तिहाड़ गया, ये इसकी खासियत है। और ये आए दिन उल्टी पुल्टी बातें करता रहा है, क्योंकि दलित होने के नाम पे उसे एक एलिबाई मिल जाता है कि हिंदुओं को गाली दे दो, और ये हर बार छूट जाता है। कभी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, और ये कार्रवाई नहीं करने के पीछे राजनीतिक कारण होते हैं। इन लोगों को कड़े हिसाब से सबक सिखाने की ज़रूरत है। 2 महीने 3 महीने इनको पनिशमेंट दिया जाएगा, तब जाकर के इनकी बातें जो हैं वो बंद होगी। एड्स बना दिया, हिंदू धर्म कोढ़ कर दिया। भाई इस तरह की बातें आप करेंगे और पब्लिक लाइफ में सरवाइव कैसे करेंगे? तो ये कुछ तो इनकी शैतानी है, और कुछ या बहुत कुछ हिंदुस्तान में हिंदू समाज की कमजोरी है
कि इस तरह के बर्बख्त लोगों की भाषण को, इनकी गालियों को सुनते सुनते आप लोगों ने इसे नॉर्मलाइज कर दिया है कि चलो कोई नहीं है, दलित है, गालियां दे देता है, कोई बात नहीं है। तो ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि धार्मिक भावनाएं सिर्फ कुछ सिलेक्टेड धर्मावलंबियों के पास ही है, हिंदुओं की कोई भावना ही नहीं है। और इस भावना के आहत होने के बाद भी कोर्ट या केंद्र सरकार या कोई कुछ नहीं करता है, तो आप समझिए कि कितनी पैथेटिक हालत में हिंदुस्तान में हिंदू रह रहे हैं। जी बिल्कुल। वहीं उदयनिधि और ए राजा के बाद बिहार में आरजेडी के नेताओं ने भी अब डीएमके नेताओं के सुर में सुर मिलाने शुरू कर दिए हैं। राजद नेता जगदानंद ने भी हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगलना शुरू कर दिया। जगदानंद सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया। देश में मंदिर बनाओ या मस्जिद तोड़ो से नहीं चलेगा। ऐसे में अब जगदानंद सिंह के इस बयान के बाद ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो सब साउथ में तो सनातन धर्म के खिलाफ बोला ही जा रहा है, अब नॉर्थ में भी क्यों ये राजनीति शुरू हो गई? नहीं, नॉर्थ में ही शुरुआत होती है हर चीज की। ये लालू यादव की पार्टी के बिहार के अध्यक्ष है, शायद बेटा भी मंत्री, खुद भी बड़े नेता, और क्या कह रहे हैं कि तिलक लगाने वाले ये ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। सीधा सीधी बात करना चाहिए भाई। ठीक है, कुछ दिन पहले इनकी ही पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर ने गाली दी थी, रामचरितमानस को जलाने की बात कही थी, भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया था। ये सारे जितने भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट को पाने के लिए इनके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के INDIA वालों के, कि हिंदुओं को गाली दो, सनातन धर्म को गाली दो, हिंदू प्रतीक चिन्ह को गाली दो, मुसलमान तुम्हारे साथ रहेगा। ये कास्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये लंबी चौड़ी बातें, ये सब इन लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। तिलकधारियों ने गुलाम बनाया। अरे बिहार को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। हिंदुस्तान में अगर कहीं नर्क है वो बिहार है। बस तुम लोगों ने क्या कर लिया, तिलक नहीं लगा करके। और इस तरह से जो गालियां दी जाती है, तो बिहार के तो जो तिलकधारी ब्राह्मण हैं उन लोगों को बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि जगदानंद के खानदान में कोई भी अगर शादी ब्याह हो, मरनी हरनी हो, कोई आदमी तिलकधारी उसके घर जाए ही ना, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। इन लोगों ने राजनीति के नाम पे हिंदुओं को गाली देने का धंधा बना लिया है। जी बिल्कुल। उदयनिधि के बयान के बाद अब लगातार सियासत तो गरमाई ही है, साथ ही सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर अब मामला बढ़ता चला जा रहा है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे राहुल गांधी के यूरोपीय दौरे की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी G20 सम्मेलन से पहले ही करीब एक सप्ताह के लिए यूरोप दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान 7 सितंबर को वो यूरोपीय संघ के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ मीटिंग करेंगे। 8 सितंबर को पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 9 सितंबर को पेरिस में फ्रांस के लेबर यूनियन की बैठक में भी भाग लेंगे और फिर वो नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे, जहां 10 सितंबर को ओस्लो में एक प्रवासी भारतीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ G20 के लिए भारत तैयारियां कर रहा है और राहुल गांधी वो सब छोड़ के यूरोप पहुंच गए हैं। ठीक है, जाने दीजिए, उनके रहने ना रहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। उनको लगा हुआ कि मेरा भाव यहाँ मिलेगा नहीं, अखबार में हम छपेंगे नहीं, हमारे बयान को दिया नहीं जाएगा, मोदी मोदी सब जगह होगा, तो बेचैनी होगी। आप इनके साइकोलॉजी की मेंटल मेकअप को तो समझिए। ये घृणा में है प्रधानमंत्री मोदी के, और प्रधानमंत्री मोदी हर जगह नजर आएंगे, ग्लोबल लीडर्स के साथ नजर आएंगे, तो क्या होता है, घर परिवार में भी कोई चीज उत्सव होता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत नाराजगी होती है, तो वो कहते हैं कि भाई हम हरिद्वार से में कुछ दिन रह के आते हैं। तो हरिद्वार जाने वाले प्राणी तो है ही नहीं, तो ये नीदरलैंड जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, तो घूमने का ये भी हो जाएगा और वो इस जिल्लत से भी बच जाएंगे कि भाई कोई उनको भाव नहीं दे रहा। आप ये समझिए कि राजनीति किस तरीके से हिंदुस्तान में अंधी हो गई है। अच्छा होता कि G20 ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं है, ये हिंदुस्तान का कार्यक्रम है।
INDIE की तरफ से ये रेजोल्यूशन निकलता कि जो इवेंट हो रहा है जिसमें हिंदुस्तान का नाम रोशन होने वाला है, इसमें समस्त विपक्ष सरकार के साथ है, क्या हो जाता इससे? पूरी दुनिया को मैसेज जाता। लेकिन आप क्या बात करने जा रहे हो, मैं अभी बता देता हूं, अभी तक तो खबर नहीं आई है। ये स्टूडेंट से बात करेंगे डेमोक्रेसी के ऊपर। हाँ, ये राजकुमार खानदानी लोग डेमोक्रेसी कैसे बचाया जाएगा, कैसे, और ये जरूर फिर से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया का लीडर्स, तमाम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लोग दिल्ली के अंदर में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का रस चख रहे होंगे, और ये आदमी राहुल गांधी वहां जाकर के हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है उसकी राग अलापेगा। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का यूरोपीय दौरा फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।